फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक नया इन्वेस्टर जो कि म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता है वो अपना इन्वेस्टमेंट कहां और कैसे करेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी नया निवेशक या इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको केवाईसी कराना होगा। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो केवाईसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। केवाईसी के लिए एक फोटोग्राफ, बैंक का कैंसल चेक, आपका पैन कार्ड ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी, और साथ ही एक एड्रेस प्रूफ ओरिजिनल और फोटोकॉपी। एड्रेस प्रूफ में क्या चलेगा, तो आधार कार्ड आप ओरिजिनल ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ओरिजिनल ले जा सकते हैं, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर वोटर आईडी कार्ड है, तो इसमें से कोई भी, लेकिन हाँ ओरिजिनल जरूर ले जाए और उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी ले जाए। फ़ोटोकॉपी आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ वो ओरिजिनल देखकर वेरीफाई करेंगे। तो पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ का ओरिजिनल जरूर ले जाए, उसके साथ बैंक का एक कैंसिल चेक, और अगर उसी समय इन्वेस्टमेंट करना है तो 2-3 चेकलिस्ट एक्स्ट्रा रख ले, और साथ ही अपना फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ भी ले जाएं। तो ये कहाँ ले जाएंगे, तो देखिए ये किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी, जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप केवाईसी कर सकते हैं। सिंपल फॉर्म है, फॉर्म भरने में वो आपकी मदद भी करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, वहाँ फॉर्म भर कर दे दें, केवाईसी आपका वो कर देंगे। इसके अलावा कैम्स और के फिनटेक के ऑफिसेज भी होते हैं मेजर सिटीज़ में। गूगल पे टाइप करें, आपको सभी कुछ मिल जाएगा, लाइक SBI, HDFC, ICICI, कोटक, इस या फिर निपॉन, ये सब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं। ज़्यादातर मेजर सिटीज़ में इनके ऑफिसेज हैं। तो आप गूगल पे टाइप करेंगे कि लाइक SBI म्यूचुअल फंड ऑफिस इन पर्टिकुलर सिटी, जो भी सिटी है, आपको एड्रेस मिल जाएगा, वहाँ पे आप पर्सनली जा सकते हैं। और ऑनलाइन भी होता है, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जो कि ऑनलाइन केवाईसी भी कराते हैं। तो अगर ऐसे लोकेशन में है जहाँ की ये सब है ही नहीं, तो फिर ऑनलाइन ट्राई करें आप। और ऑफलाइन तो बिल्कुल हो सकता है, तो कैम्स के ऑफिस में जाएं, या फिर के फिनटेक के ऑफिस में जाएं, या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पे ये सब कुछ हो जाएगा। केवाईसी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बिना केवाईसी किए हुए आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। एक बार आपका केवाईसी हो गया तो उसके बाद आप कहीं से भी कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम किसी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार केवाईसी करना है, कहीं से भी आप केवाईसी कर लें, और एक बार आपका केवाईसी हो गया तो आप कहीं से भी किसी भी कंपनी का कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम खरीद सकते हैं। केवाईसी करने के बाद इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो देखिए जहां भी आप केवाईसी करने जा रहे हैं वहीं से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सपोज SBI म्यूचुअल फंड, सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप जा सकते हैं। तो SBI म्यूचुअल फंड सपोज आप जाते हैं, वहाँ पे आपने केवाईसी का रिक्वेस्ट दिया, उसी समय आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी रिक्वेस्ट दे दें। देखिए अच्छा यही होगा कि पहले आप डिसाइड कर लें कि किस म्यूचुअल फंड कंपनी में आपको किस स्कीम में इन्वेस्ट करना है, और उसी म्यूचुअल फंड कंपनी में आप चले जाइए, वहाँ पे केवाईसी भी करवा लीजिए और साथ ही इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट भी दे दीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक सिंपल फॉर्म आता है, वो आपकी मदद भी कर देंगे फॉर्म फिलिंग में। फॉर्म को आप भर लें और उसके साथ एक चेक देना पड़ेगा। जितना भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस अमाउंट का एक चेक देना पड़ेगा। SIP करना चाहते हैं, वहीं पे आप एक चेक लिख दे सकते हैं SIP के लिए भी। तो सभी कुछ वो आपकी मदद करेंगे, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट साथ में ले जाना है, जो कि डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, थोड़ी देर में ही पूरा प्रोसेस हो जाएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड कंपनीज के ऑफिस में चले जाइए, या फिर कैम्स या के फिनटेक के ऑफिस में चले जाइए। कैम्स और के फिनटेक रजिस्ट्रार्स हैं जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज का रिकॉर्ड्स रखते हैं, सारे डिटेल्स रखते हैं। तो कैम्स के अंतर्गत कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज आती हैं, और के फिनटेक के अंतर भी कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज आती हैं। आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे म्यूचुअल फंड कंपनीज अंडर कैम्स, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनीज है। उसी तरह से आप जाएँ गूगल पे टाइप करें म्यूचुअल फंड कंपनीज अंडर के फिनटेक, तो वहाँ पर आपको सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज के डिटेल्स मिल जाएंगे। तो कैम्स के अंतर और के फिनटेक के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। उन सारे म्यूचुअल फंड्स का ट्रांजैक्शंस आप यहीं से कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि आप सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लाइक आप म्यूचुअल फंड, जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको इन्वेस्टर कॉर्नर दिखेगा, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट होगा, और उसके लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट करके लॉगिन करके आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको नेट बैंकिंग का आइडिया है, ऑनलाइन बैंकिंग का आइडिया है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। नाम जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करेंगे। तो देखिए, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आपको आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपना रिस्क प्रोफाइलिंग चेक करना होगा और इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करना होगा।
रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब क्या हुआ कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जो कि स्टॉक्स में, दैट इज शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आप वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करना होगा, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पे ही ये डिसाइड होगा कि आपको किस तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। रिस्क प्रोफाइलिंग देखिए बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा, तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.phronesis.investor.com। वहाँ पे फ्री में आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग पता होने के बाद आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन भी जरूर कंफर्म करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होराइजन का मतलब हुआ कि आप कितने सालों तक अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए अगर आप प्योर इक्विटी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो 5 ईयर्स से कम का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें इक्विटी फंड्स में, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखिए ये 3 पॉइंट्स ध्यान में रखें। एक मैंने आपको रिस्क प्रोफाइलिंग बताया, जरूर कर लें। इन्वेस्टमेंट होराइजन दैट इज़ आप कितने सालों तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जरूर डिसाइड कर लें। रफ फिगर आप डिसाइड कर लें, लाइक 5 ईयर्स, 6 ईयर्स या 10 ईयर्स या 20 ईयर्स जो भी है, लेकिन डिसाइड जरूर करें। और थर्ड है गोल, किस लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है किस लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका आंसर है नहीं ऐसा ही कर रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। क्योंकि मैं भी ना काफ़ी इन्वेस्टर से इंटरेक्ट करता हूँ, तो बिल्कुल मैं आपको ये गारंटी, ऑलमोस्ट गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर आपका इस तरह का एटीट्यूड है इन्हें बस ऐसे ही कर रहा हूँ, तो देखिए वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। आप करेंगे कुछ समय बाद पूरा पैसा निकाल लेंगे। अगर आपको सही में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करना है, वेल्थ जनरेट करना है, दैट इज़ अपने पैसे को कई गुना बढ़ाना है लॉन्ग टर्म में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना गोल डिसाइड करें। दैट इज़ आप किस लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो किस लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसका रीज़न क्या हो सकता है? रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ऑब्वियस है ना, हम सभी लोग ये करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कुछ एक बड़ा कॉर्पस चाहिए जिससे मेरा घर चल सके, उस समय शायद मेरा अर्निंग नहीं हो। साथ साथ बच्चों के एजुकेशन के लिए एक प्लान बनाया जा सकता है, 5 या 10 ईयर्स जो भी होराइजन है। बच्चों के मैरिज के लिए प्लान बनाया जा सकता है 10, 15 या 20 ईयर्स का। तो इस तरह से एक प्लान जरूर बना लिया। किसी को सपोज घर खरीदना है 5 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद, जो भी होराइजन है उसके आधार पे भी एक प्लान बनाया जा सकता है, गोल बनाया जा सकता है। उसको ध्यान में रखकर अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मोस्टली आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छी तरह से बीतेगा, क्योंकि आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर फिगर होगा। जैसे रिटायरमेंट है, आपने दिमाग में एक सोचा, एक फिगर सोचा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी फिगर है आपके दिमाग में, वो एक फिगर आपने सोचा कि मैं इस तरह का कॉर्पस बनाऊंगा ताकि रिटायर्ड लाइफ में फाइनेंशियली एटलीस्ट अच्छी तरह से बिता सकूं। और प्लस वहाँ पे आप ये भी डिसाइड करेंगे कितने सालों तक मैं पैसा जमा करूँगा उसके लिए। लाइक अगर आपका रिटायरमेंट एज 20 ईयर्स के बाद आने वाला है तो आप 20 ईयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट में क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। बिना क्लैरिटी के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, बीच में आप छोड़कर चले जाएंगे। म्यूचुअल फंड्स बहुत तरीके के होते हैं, तो अगर आप रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं या ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, कम रिटर्न चाहिए, ज़्यादा रिटर्न, सभी के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। लाइक डेट म्यूचुअल फंड्स, अगर आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स है। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है। और बहुत ज़्यादा रिटर्न के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे मोस्टली मैं बैलेंस्ड दैट इज़ हाइब्रिड फंड्स और इक्विटी फंड के बारे में ही डिस्कस करूँगा। डेट तो आप एनी हाउ, डेट तो बाहर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एफडी का ऑप्शन है, गवर्नमेंट स्कीम्स का ऑप्शन है, या फिर म्यूचुअल फंड्स में डेट म्यूचुअल फंड्स है। वहाँ पे रिस्क रिलेटिवली काफ़ी कम है। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, रिस्क काफ़ी कम है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप तभी अपना इन्वेस्टमेंट करें जब आप में इतनी हिम्मत हो कि शॉर्ट टर्म में अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाए 5%, 10%, तो आप डर कर नहीं बेचेंगे। क्योंकि अगर आपको डर लगता है कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए, अगर आपका इस तरह का थॉट प्रोसेस है, देखिए इस तरह का थॉट प्रोसेस होने में कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो रिटर्न भी आपको उसी तरह का मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क बहुत ज़्यादा लेना होगा। तो अगर आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको कम रिटर्न से ही संतुष्ट होना चाहिए, और उस केस में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं ताकि आप ज़्यादा रिटर्न जनरेट करें, तब तो ऑफ कोर्स इक्विटी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग चेक करेंगे, वहाँ पे अगर आपको पता चलता है कि रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, एग्रेसिव है या वेरी एग्रेसिव है, तो मॉडरेट का मतलब हुआ कि रिस्क ले सकते हैं लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं।
एग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, और वेरी एग्रेसिव का मतलब हुआ कि बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो मॉडरेट को रफली मैं बता रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो रफली अगर आप अगर जो प्रिंसिपल अमाउंट है अबाउट 10% तक नीचे भी चला जाता है तो डर कर फंड्स को नहीं बेचेंगे। तो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल रफली मैं बता रहा हूँ, आप आएंगे। कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसका 20% भी अगर प्रिंसिपल अमाउंट गिर जाए शॉर्ट टर्म में तो वो डर कर फंड्स को नहीं बेचेगा, तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हो गया। और कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसका इवन 30-35% भी प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाए और डर कर नहीं बेचे तो वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो गया। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं। तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो बिल्कुल आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वाले इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा रिस्की इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी बहुत तरह का रिस्क है। सबसे पहले तो सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड ही रिस्की है, उसमें भी कुछ फंड्स रिलेटिवली कम रिस्की हैं और कुछ फंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। तो जो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हाइब्रिड फंड्स लाइक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर लार्ज कैप फंड या फिर फ्लैक्सी कैप फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपके लिए सूटेबल होगा। जबकि जो एग्रेसिव है, वेरी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, इवन मिड कैप स्मॉल कैप में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एक नया इन्वेस्टर जिसको कुछ भी पता नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसे कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट के आसपास है, दैट इज़ आप रिस्क ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आइडियली आप और ऑफकोर्स आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 ईयर से ज़्यादा है, तो आप किसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इक्विटी और डेट दोनों का कंपोनेंट होगा। बेसिस मार्केट कंडीशन वो अपना कंपोजिशन चेंज करेंगे इक्विटी और डेट में, तो ये भी रिस्की होता है, ध्यान में रखें, ये भी रिस्की है क्योंकि इक्विटी का एक्सपोजर है। प्योर इक्विटी फंड से थोड़ा कम रिस्की होगा। तो अगर कोई मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर है, नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, आइडिया नहीं है ज़्यादा, तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से स्टार्ट करें, लेकिन वहाँ भी रिस्क जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है कम से कम 3 साल जरूर हो, 3 ईयर्स, उससे कम में बिल्कुल भी नहीं, बहुत रिस्की होगा। और अगर कोई एग्रेसिव है, वेरी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल का इन्वेस्टर है, नया इन्वेस्टर, कुछ आइडिया नहीं है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज़्यादा का है, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज में आपको मिल जाएगा। कोई भी अच्छी कंपनी, लाइक बड़ी कंपनीज होती हैं, SBI, HDFC, ICICI, कोटक, निपॉन, ये सब बड़ी कंपनीज, और भी देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ, इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं उसके किसी एक निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड, याद रखें मैं क्या बोल रहा हूँ, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड, उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। प्योर इक्विटी फंड है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, नो डाउट, लेकिन हाँ, अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए तो आपको रिस्क ज़्यादा लेना होगा, और अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे करें, लम सम या फिर SIP। देखिए, नया इन्वेस्टर हैं तो SIP ही बेस्ट है आपके लिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट आप डिसाइड कर लें और एवरी मंथ आप इन्वेस्टमेंट करें। जैसे जैसे आपका कंफर्ट आते जाएगा ना, 6 मंथ, 1 ईयर, वैसे वैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाएं, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्कीम्स बढ़ाएं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कम रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन रिस्क लेना चाहते हैं तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से स्टार्ट करें। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, 5 ईयर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इसके बाद अगर आप सेकंड फंड ऐड करना चाहते हैं तो जिसने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किया है वो सेकंड फंड के रूप में निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ऐड कर सकता है। थर्ड फंड के रूप में फ्लैक्सी कैप फंड ऐड कर सकता है। जबकि जो एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज़्यादा है, वो ऑफकोर्स निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड से स्टार्ट करे, उसके बाद किसी भी फ्लैक्सी कैप फंड में अपना सेकंड इन्वेस्टमेंट करे। यहाँ पे जो एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है, अगर उसका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से भी ज़्यादा है, 10 ईयर से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर ले सकता है। लेकिन बिल्कुल ध्यान में रखें कि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। मार्केट अगर ज़्यादा गिरता है तो वो 20, 30, 40% तक भी कभी कभी गिर जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखें। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी वहाँ से थोड़ा ज़्यादा आता है रिलेटिवली। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एलोकेशन लिया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, नए इन्वेस्टर्स को या पुराने इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टर हों, यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो सेक्टर फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स हैं, इनको आप अवॉइड करें। अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर और थीम का अगर आपको आइडिया है तभी वहाँ जाए, नहीं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है
वो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर इक्विटी में आप लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर मल्टी कैप, ये बहुत हुआ। इसी में ना 2, 3, 4 फंड, 5 फंड सेलेक्ट कर कर अपना इन्वेस्टमेंट करें, वो अच्छा हो। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते वक्त नॉमिनेशन जरूर दें। नॉमिनेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज मैंने अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट किया, अगर मुझे कुछ हो गया तो वो पैसा मेरे बाद किसे मिलेगा, तो ये जरूर करें। नए इन्वेस्टर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज आप जरूर बढ़ाएं। हमारा जो चैनल है वो एजुकेशनल चैनल है, तो हमारा पर्पस ही यही है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए ताकि वो खुद से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑफकोर्स आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट जो नॉलेज है उसे आप लगातार बढ़ाएं ताकि आप दूसरों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं हो इन्वेस्टमेंट किया। और साथ ही जो दूसरों का अगर आप कुछ सुनेंगे, कुछ भी ना व्यूज़ सुनेंगे या किसी फंड का नाम सुनेंगे, तो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप खुद से भी चेक कर लें कि जो भी फंड आपको बताया जा रहा है या जो भी फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं वो फैक्ट सही है या नहीं। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आप करें, करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज जरूर बढ़ाएं। उसके बिना लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन शायद पॉसिबल नहीं हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।